बच्चों, दिव्यांशी ऑनलाइन क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम संस्कृत का चैप्टर 2 पार्ट 2 पाटलिपुत्र वैभव का चैप्टर पढ़ा दिए थे। आज उससे आगे क्वेश्चन आंसर पे चलते हैं। फर्स्ट में ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव टाइप के और सब्जेक्टिव टाइप के दोनों तरह के क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है, पाटलिपुत्र वैभव इसका हम चैप्टर पिछले वीडियो में करवा चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन आंसर। ठीक है, फर्स्ट प्रश्न क्या है? आपका एग्जाम में फॉर्म भराना शुरू हो चुका है 2026 का एग्जाम, जो फरवरी महीने में होगा, 2026 फरवरी में। उसमें आपका ऑब्जेक्टिव 50 नंबर का पूछा जाएगा। हिंदी में और संस्कृत दोनों में ऑब्जेक्टिव रहेगा 50 नंबर का, और 50 नंबर में सब्जेक्टिव रहेगा। इसमें से ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं पहले। ठीक है, पहला प्रश्न क्या है? मेगास्थनीज पटना किसके समय में आया था? चैप्टर के अनुसार मेगास्थनीज जो है वो विदेशी यात्री था। वो किसके समय में पटना आया था? तो आया था चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। स्टार्टिंग में यहाँ आ गया था चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। किसके समय में? आंसर भी दिया गया है ऑब्जेक्टिव में, जिससे आपको आसानी होगी समझने में। आप चाहे तो तेजी फास्ट में वीडियो देखकर आंसर देख सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। पाटल पुष्पों की पुतलिका रचना के आधार पर पटना का कौन नाम है? मतलब चैप्टर में पढ़ाए थे कि पटना का नाम पाटलिपुत्र फूलों के नाम पर भी पड़ा है, फूलों के नाम पर ही पड़ा था। पटना जो नाम है पाटलिपुत्र का, पटना नाम जो था पाटलिपुत्र भी नाम, वो फूलों की खेती होती थी गंगा नदी के किनारे। उसी के आधार पर पटना का नाम फूलों के आधार पर क्या था? पुष्पपुर। क्या था? पुष्पपुर। फूल के नाम से ही पटना का नाम पड़ा है। आगे देखते हैं। पटना में कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता है? किस समय, कौन से ऋतु में? पाटलिपुत्र में पटना में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता है, प्राचीन समय से ही मनाया जाता आ रहा है। तो गुप्त वंश, क्योंकि ये चंद्रगुप्त मौर्य के पाटलिपुत्र में मेगास्थनी जाया था चंद्रगुप्त मौर्य के समय में ही, तो उसी समय से। और ये कौमुदी महोत्सव भी गुप्त वंश के द्वारा ही क्या किया गया? चलाया गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब से प्रसिद्ध हुआ? पटना का नाम पाटलिपुत्र कब से पड़ा? तो स्टार्ट में पाटलिपुत्र का स्थापना किया था उदयन के द्वारा किया गया था। राजधानी लाया गया था राजगीर से, उदयन के द्वारा पाटलिपुत्र लाया गया था। तो ये मध्यकाल में, किस काल में लाया गया था? पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब से जाने लगा? पहले ये इसका प्राचीन नाम, बहुत सारे नाम है, वो भी प्रश्न में पूछ आएगा आगे। तो पटना का प्रश्न में आएगा कि और भी कितने नाम से जानते हैं? तो पुरुषपुर हो गया, पाटलिपुत्र हो गया, पटना हो गया। तो ये मध्यकाल से, मिडियल एज से, मिडिल एज से ये जाने लगा। और स्टार्टिंग में ही बताए थे फर्स्ट पटना का परिचय के पाटलिपुत्र वैभव में परिचय में ही दिया गया है कि पटना क्या है, पटना का इतिहास कितना पुराना है। पटना जो बिहार की राजधानी है, इसका इतिहास लगभग 2500 साल पुराना है इतिहास से। आगे है, कुटनीमता काव्य के कवि कौन थे? इसमें दो तीन कवि भी थे जो उसमें अपने कविता में पटना के वैभव के बारे में उल्लेख किए हैं, अपने कविता में बताए हैं। तो उसी में पूछा गया है कुटनीमताक्ष जो काव्य था उसमें उसके कौन कवि हैं जिसमें पटना को बेहतरीन और अलंकृत किया गया था, उसका बड़ाई किया गया था, उपलब्धता गिनाई गई थी। तो ये दामोदर गुप्त के प्रश्न आएगा, इंपॉर्टेंट है। ये सभी प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं। 50 ऑब्जेक्टिव आएगा, उसमें से ये सब पूछा जा चुका है किसी न किसी साल। तो कुटनीमता काव्य के कवि कौन थे? दामोदर गुप्त। दामोदर गुप्त संस्कृत में नाम है, दामोदर गुप्त याद रखना है। हिंदी में ही पूछेगा या फिर संस्कृत में ही। यूनान का राजदूत कौन था? यूनान का राजदूत कौन जो भ्रमण के लिए आया था? तो क्या हो जाएगा? मेगास्थनीज। यूनान यात्री राजदूत कौन था? मेगास्थनीज, जो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पटना भ्रमण के लिए आया था। राजशेखर की रचना क्या थे? वही दो तीन लेखक के बारे में बताया है। कुटनीमताक था दामोदर गुप्त का। राजशेखर की रचना इनमें से कौन सी है? काव्य मीमांसा। इसमें भी पटना के वर्णन किया गया, पटना को बेहतरीन बताया गया था। राजशेखर की रचना कौन सी थी? तो ये काव्य मीमांसा के लेखक कौन है? किसकी रचना है? राजशेखर की। और चलिए आगे भी देखते हैं। 8 नंबर हो गया। 9 नंबर अगला प्रश्न, कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है? शरद ऋतु में। कौमुदी महोत्सव कौन से ऋतु में मनाया जाता है? शरद ऋतु में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पटना नगर की
पालिका देवी कौन सी है? पटना में कौन सी, पटना की रक्षा करने वाली देवी कौन से हैं? पटन देवी हैं, जिनकी पूजा आज भी धूमधाम से दुर्गा पूजा में, दशहरा में की जाती है, जो दशहरा आने वाली है उसमें की जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं। सरस्वती का कुलगृह कौन सा महानगर है? बताया गया था फर्स्ट ही श्लोक में, जो कुटनीमता दामोदर गुप्त की रचना थी उसमें ही क्या बताया गया था? पटना को ऐसा है कि वो सरस्वती के कुलगृह के जैसा लगता है और इंद्र के स्वर्ग के समान है। तो पाटलिपुत्र को किसको बताया गया है? सरस्वती का कुलगृह पाटलिपुत्र को, पटना को। आगे देखते हैं। परिभूत पुरंदर स्थानम की संज्ञा किसे दी गई है? वही अर्थ जो पीछे बताए थे, परिभूत पुरंदर इंद्र को कहा गया है, तो उसके इंद्रलोक की संज्ञा किसे दी गई है, किस स्थान को दी गई है? पाटलिपुत्र नगर को। आगे देखते हैं। गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल कहाँ है? पटना सिटी में है, जहाँ पे गुरुद्वारा भी है। इसका भी प्राचीन इतिहास है, जो पटना में ही है। कहाँ पे है? पटना सिटी, पटना में गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल। जो कौन थे गुरु गोविंद सिंह? सिखों के 10वें गुरु थे। अगला प्रश्न है, वैरेन वैरस्य समनम असंभव, यह किसकी कथन है? वैरेन वैरस्य समनम असंभवम, ये किन्होंने कहा था? महात्मा बुद्ध ने। महात्मा बुद्ध ने क्या कहा था? कि ये जो पटना प्राचीन समय में जो ग्राम था, 2500 साल पहले भ्रमण के लिए आए थे, तो ये कहते थे कि आगे चलकर ये नदी के किनारे बसा हुआ जो स्थान है, ये क्या होगा? नगर में इसका विकास होगा, ये नगर बन जाएगा। और लेकिन यहाँ पे लड़ाई झगड़े युद्ध यहाँ पे होंगे। तो ये वाक्य किनका था? महात्मा बुद्ध का। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। किसके काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट थी? पाटलिपुत्र किसके समय में सबसे महत्वपूर्ण थी, जिसका वर्णन उल्लेखनीय क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है? तो ये मौर्य वंश के शासन काल में ये क्या थी? बहुत विकसित थी। किसके समय में? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। ठीक है। सिखों के 10वें गुरु कौन थे? अभी बताया है। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह, जिसका जन्म स्थान पटना सिटी में, पटना में ही हुआ है। कौन है गुरु? 10वें गुरु सिखों के गुरु गोविंद सिंह। आगे, पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी है? पाटलिपुत्र बिहार की राजधानी है। सबसे आसान प्रश्न, किसकी? तो बिहार की। आगे, पाटलिपुत्र वैभव पाठ में किस शहर का वर्णन है? पाटलिपुत्र में किस शहर के बारे में बताया गया है? तो ये स्पेशल सिर्फ पटना के इतिहास के बारे में बताया गया है। ठीक है। दामोदर गुप्त किसके बारे में बताए थे? कुटनीमत्ताक्ष कविता के रचक कौन थे? दामोदर गुप्त। ये इंपॉर्टेंट है। चलिए, लघु उत्तरीय प्रश्न, ये भी कितने आते हैं? 16 प्रश्न रहता है। लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय और लेखन हो गया, अनुवाद आ जाएगा इसमें संस्कृत में। इसके साथ साथ दीर्घ उत्तरीय भी रहता है। दीर्घ उत्तरीय 2 प्रश्न रहेगा। लघु उत्तरीय 16 में से 8 का आंसर देना होता है। तो ऑब्जेक्टिव 50 रहता है, जो सबसे ज़्यादा रहता है। 50 नंबर का सिर्फ ऑब्जेक्टिव आ गया। और 16 नंबर का लघु उत्तरीय रहता है, जिसको कितने शब्द में लिखना होता है? 20 से 30 शब्दों। सभी क्वेश्चन का जो आंसर देते हैं उसको समझ जानना, उस क्वेश्चन के बारे में जानकारी भी रखना जरूरी होता है, कि दीर्घ उत्तरीय है, लघु उत्तरीय है, अनुवाद है, तो इसके कितने शब्द में लिखने हैं। 100 से 150 120 शब्द में दीर्घ उत्तरीय को लिखना होता है, लघु उत्तरीय को 20 से 30 शब्द में। तो चलिए पार्ट 2 का लघु उत्तरीय प्रश्न 20 में करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया है, पटना के मुख्य दर्शनीय स्थल का उल्लेख करें। ये तो पुस्तक में है, और जो पढ़ाए थे चैप्टर उसमें भी अच्छे से बताए थे कि पटना में क्या क्या है। संग्रहालय है, सचिवालय, गोलघर, तारामंडल और उच्च न्यायालय, हाईकोर्ट हो गया। ये सभी क्या है? पटना का महत्वपूर्ण उल्लेखनीय दर्शन स्थल है। मंदिर हो गया, गुरुद्वारा। तो क्या क्या है? संग्रहालय, हाईकोर्ट, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोलघर, तारामंडल, जैविक उद्यान, मौर्यकालिक अवशेष, मौर्यकाल के समय के अवशेष, गया हो गया, पावापुरी हो गया, राजगीर मंदिर, गोलघर, गुरुद्वारा जो पटना सिटी में है। बहुत सारे बिहार में भी, और बिहार का विकास भी अब बहुत तेजी से हो रहा है। तो बिहार भी अब किसी राज्य से पीछे रहने वाला नहीं है, ये भी विकसित राज्य के श्रेणी में बहुत जल्द आने वाला है। ठीक है। तो अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न, पाटलिपुत्र शब्द कैसे बना? तो बताए थे पाटलिपुत्र शब्द बनने का इतिहास किससे है? फूलों से लिया गया है, पुष्प से, जिसपे पाटलिपुत्र का पुराना नाम पुरुषपुर था। आगे चलकर पाटलिपुत्र और फिर पटना कहलाने लगा। तो देखते हैं, पाटलिपुत्र गुलाबों के फूल के आश्रय को लेकर, पुष्प से लेकर इसका नाम क्या रखा गया? पुतलिका रचना में बताया गया है कि पटना का नाम पुरुषपुर था, जो फूलों से लिया गया था। आगे चलकर इसका नाम पाटलिपुत्र से प्रसिद्ध हुआ,
जो प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में पुराणों में भी पाटलिपुत्र का वर्णन है। और दूसरा नाम पुष्पपुर या फिर कुसुमपुर था। तो याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों में आएगा कि पाटलिपुत्र का नाम पुष्पों से लिया गया है। किससे लिया गया है? पुष्प से, फूल से लिया गया है। और इसका दूसरा नाम क्या है? पुरुषपुर, कुसुमपुर। ये दोनों भी नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना नगर क्यों महत्वपूर्ण है? बताएं। अभी बताए हैं। सिख संप्रदाय के लिए बताना है कि पटना नगर क्यों महत्वपूर्ण है और पटना का गुरुद्वारा किसके लिए और क्यों प्रसिद्ध है। ये दोनों प्रश्न, दो प्रश्न इसमें बन रहा है, तो दोनों प्रश्न एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो पटना सिखों के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सिख के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में ही हुआ था। और उन्हीं की याद में पटना सिटी में, पटना में एक गुरुद्वारा बनाया गया है, जहाँ पे सिख समुदाय के लोग वहाँ पे गुरु पूर्णिमा में वहाँ पे दर्शन के लिए भी आते हैं। तो इसीलिए क्या है, ये गुरुद्वारा पूजनीय स्थल है। तो देखते हैं। सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना नगर पूजनीय है क्योंकि यहाँ पे उनके 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान है पाटलिपुत्र में। यह स्थान गुरुद्वारा के नाम से भी जाना जाता है, जो सिखों के लिए क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है और पूजनीय है। और बहुत सारे लोग प्रतिदिन यहाँ पे घूमने के लिए जाते हैं। यहाँ पे लंगर भी लगता है, खाने के लिए भी यहाँ पे लोगों को दिया जाता है। तो महत्वपूर्ण है सिखों के लिए। 10वें गुरु का जन्म, गुरु गोविंद सिंह का जन्म यहाँ पे पटना में ही हुआ था। और फिर बौद्ध के लिए महावीर, बौद्ध जैन धर्म, बौद्ध के लिए ये बिहार क्या था, महत्वपूर्ण था। बौद्ध धर्म के लिए भी, जैन धर्म के लिए, सिख धर्म भी हो गया। आगे देखते हैं। चौथा प्रश्न है, प्राचीन ग्रंथों में पटना के कौन कौन से नाम मिलते हैं? कहते हैं ना, इंपॉर्टेंट है। पटना का और क्या क्या नाम है ये भी। तो पटना का नाम क्या क्या था प्राचीन ग्रंथों में? पाटलिपुत्र, पुष्पपुर, कुसुमपुर। ये 3 नाम याद रखिएगा। क्या याद रखना है? पुष्पपुर, पुष्पपुर हो गया, पाटलिपुत्र और कुसुमपुर। पुष्पपुर, कुसुमपुर ये फूलों से लिया गया नाम है, और पाटलिपुत्र इतिहास में इसका वर्णन है, ठीक है। आगे देखते हैं 5वां प्रश्न। कवि दामोदर गुप्त के अनुसार, जो कुटनीमताक कविता के लेखक हैं, कवि दामोदर गुप्त के अनुसार पाटलिपुत्र कैसा नगर है? जो कवि हैं दामोदर गुप्त, इन्होंने अपने कुटनीमताक काव्य में जो वर्णन किया है पटना का, उसमें कैसा वर्णन किया है, क्या बताएं कि पटना कैसा है। अथवा दामोदर गुप्त, दो प्रश्न इसमें भी है, एक ही प्रश्न को दो तरह से पूछा गया है। पटना के संबंध में क्या लिखा है? दामोदर गुप्त के अनुसार पटना कैसा है, और दामोदर गुप्त ने पटना को किस तरह का शहर बताया है, या पटना के संबंध में क्या लिखा था। तो कवि दामोदर गुप्त के अनुसार पाटलिपुत्र कैसा है? पृथ्वी पर बसे हुए नगरों में सबसे श्रेष्ठ है, यहाँ विद्वान लोग बसते हैं। कवि ने इस महानगर की तुलना इंद्रलोक से की थी, और इस नगर को क्या बताया था? सरस्वती का कुल गृह भी बताया था। इंद्र के स्वर्ग के समान भी बताया था, इंद्रलोक के स्वर्ग के समान, और सरस्वती के कुल गृह के समान बताया था, और नगरों में सबसे महानगर बताया था। किन्होंने? कवि दामोदर गुप्त ने। किस में? कुटनीमताख्य में, ठीक है। कुटनीमताख्य उनकी रचना थी। आगे देखते हैं 6ठा प्रश्न। कौन कौन से विदेशी यात्री पटना आए हैं? तो प्राचीन इतिहास में कौन कौन से विदेश यात्री जो यहाँ पे भ्रमण करने के लिए आए, घूमने के लिए आए, तो कौन कौन थे? मेगास्थनीज, फाहियान, हेनसांग, इत्सिंग, लगभग सभी यहाँ पे आ ही गए हैं। क्योंकि ये क्या था, विशाल नगर था, प्रमुख नगर था, और नदी के किनारे बसा हुआ था केंद्र में। तो इसीलिए लगभग जितने भी विदेश यात्री थे यहाँ पे आए हैं, उनमें से प्रमुख मेगास्थनीज, फाहियान, हेनसांग और इत्सिंग, और उन्होंने पटना के बारे में अपने रचना में लिखा भी है। आगे देखते हैं 7वां प्रश्न। चंद्रगुप्त मौर्य तथा अशोक के समय पाटलिपुत्र कैसा नगर था? चंद्रगुप्त मौर्य और सम्राट अशोक के समय, सम्राट अशोक जो लगभग पूरे भारत में उनका राज था, तो उसके समय में पटना कैसा था, ये बताना है। तो मौर्य समय में पटना, पाटलिपुत्र नाम था उस समय, तो ये सबसे उत्कृष्ट महानगर था, जो सुरक्षा और कला सब तरह से ये बेहतरीन था उस समय में। मौर्य के समय, मौर्य वंश के समय में पाटलिपुत्र सभी चीजों में सभी नगरों से बेहतरीन था। सुरक्षा, कला, ज्ञान, शिक्षा, सभी के दृष्टिकोण से ये क्या था, महत्वपूर्ण था, इंपोर्टेंट था। और सुरक्षा से भी ये चंद्रगुप्त मौर्य शक्तिशाली शासक था, और अशोक भी शक्तिशाली शासक थे। तो इसके समय में यहाँ पे कोई आक्रमण नहीं कर पाया। चाणक्य के समय में, चाणक्य भी यहीं से संबंधित रखते हैं। तो मौर्य वंश के समय पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था, कला, सब कुछ क्या थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, महत्वपूर्ण थी, और मजबूत भी थी। कोई भी यहाँ पे आक्रमण करने का साहस नहीं कर सकता था। यह सुंदर नगर था। नगरों में क्या था, महानगर, जो दामोदर गुप्त बताए हैं, इंद्रलोक के समान था।
और मौर्य के शासनकाल में इस नगर का वैभव क्या था, बहुत ही समृद्ध था। सभी नगरों में से सबसे समृद्ध नगर था पटना, पाटलिपुत्र। आगे देखते हैं 8वां, पाटलिपुत्र के प्राचीन महोत्सव का वर्णन करें। अभी था कौन सा, कौमुदी महोत्सव, कौन से ऋतु में, शरद काल ऋतु मनाया जाता है। तो कौन कौन से महोत्सव मतलब उत्सव यहाँ पे होते हैं, तो सबसे शरद काल में, शरद काल में यहाँ पे कौमुदी महोत्सव हो गया, जो बड़ी धूमधाम से, बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। सभी नगरवासी आनंदमय होकर क्या करते हैं इसमें, और ये चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल से ही ये उत्सव मनाया जाता आ रहा है। आजकल जिस तरह दुर्गा पूजा मनाई जाती है, उसी तरह से प्राचीन काल में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था। मतलब दुर्गा पूजा की तरह ही कौमुदी महोत्सव प्राचीन समय में, गुप्त मौर्य के समय से ही ये मनाया जाता आ रहा है। ठीक है, अच्छे से लिखिएगा, जो प्रश्न अगर आएगा ये, तो इसमें लिखिएगा पाटलिपुत्र में, पटला या पाटलिपुत्र में शरद ऋतु में कौमुदी महोत्सव का त्यौहार बड़ी बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। और यह समारोह का प्रचलन, इस महोत्सव का प्रचलन गुप्त काल से ही, गुप्त शासन काल से ही चलता आ रहा है। जिस तरह से आजकल हम दुर्गा पूजा मनाते हैं, उसी समय से उस समय में गुप्त मौर्य वंश के समय में, गुप्त शासन काल में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था, कौमुदी महोत्सव। ठीक है, अगला प्रश्न, राजशेखर ने पटना के संबंध में क्या लिखा था। जैसे दामोदर गुप्त कवि थे, लिखे थे इंद्रलोक के समान, सरस्वती के कुलगृह के समान, उसी तरह से राजशेखर ने पटना के बारे में क्या लिखा है। तो लिखना है राजशेखर की सबसे पहले लिखना है फर्स्ट में ही, उनकी रचना क्या है, काव्य मीमांसा। राजशेखर की रचना काव्य मीमांसा में लिखा है कि पटना शिक्षा और जो क्या था, नालंदा विश्व, देखिए यहाँ पे सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान, मौर्य वंश, गुप्त वंश का यहाँ पे शासनकाल रहा, चाणक्य हो गए, बहुत सारे और भी विद्वान हुए यहाँ पे, बहुत सारे विदेशी यात्री यहाँ पे घूमने के लिए आए, लगभग सभी। और यहाँ पे बौद्ध धर्म, जैन धर्म, और गया में हो गया यहाँ पे राजगिरी, और नालंदा विश्वविद्यालय, दुनिया का फर्स्ट विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी बिहार में ही था, नालंदा में। तो देखते हैं, राजशेखर ने अपनी काव्य मीमांसा में लिखा है, किस काव्य मीमांसा में, राजशेखर की रचना क्या है, काव्य मीमांसा। उसी में किसका वर्णन मिलता है, पाटलिपुत्र का, पटना का। ये पटना, अपना पटना जो है ये एक प्राचीन नगर केंद्र था, महानगर था। यहाँ पे बहुत सारे संस्कृत विद्वान हुए, जिनमें से पाणिनि, पिंगल, व्याडी, वररुचि, पतंजलि आदि ने यहाँ पे ख्याति पाई। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 10वां प्रश्न, प्राचीन पाटलिपुत्र में शिक्षा के संबंध में लेखक के क्या विचार हैं। जो आपकी कहानी है संस्कृत का दूसरा पाटलिपुत्र वैभव, इसमें लेखक प्राचीन पाटलिपुत्र के शिक्षा के संबंध में, ये शिक्षा से कैसे संबंधित है, तो ये बताना है। तो लिखिएगा आंसर में अच्छे से, कैसे लिखना है कि प्रस्तुत पाठ, जो अपना पाठ है, द्वितीय पाठ भी लिख सकते हैं, या पाटलिपुत्र वैभव या पाटलिपुत्र भी लिख सकते हैं, पाटलिपुत्र प्रस्तुत पाठ कुछ भी लिख सकते हैं, में लेखक ये बताना चाहते हैं कि दामोदर गुप्त नामक कवि, हमें जानकारी मिलती है कि पाटलिपुत्र मतलब कौन कौन, राजशेखर और दामोदर गुप्त क्या लिखते हैं कि पटना जो था पाटलिपुत्र, सरस्वती का गृह, इंद्रलोक के समान, सरस्वती का कुलगृह के समान अर्थात शिक्षा का केंद्र था। राजशेखर लिखते हैं यहाँ पे पाणिनि, पिंगल, व्याडी, वररुचि, पतंजलि आदि प्रमुख ख्याति प्राप्त विद्वान थे। इससे ज्ञात होता है कि प्राचीन पाटलिपुत्र शिक्षा का क्या था, बहुत ही महत्वपूर्ण, विशाल और महान केंद्र था। क्या था, लिखना है प्रस्तुत पाठ में या पाटलिपुत्र में दामोदर गुप्त कवि इस ये पाटलिपुत्र को, पटना या पाटलिपुत्र को सरस्वती के कुलगृह के समान, इंद्रलोक के समान बताते हैं। और राजशेखर काव्य मीमांसा में लिखते हैं कि यहाँ पे पाणिनि, पिंगल, व्याडी, वररुचि और पतंजलि आदि महत्वपूर्ण ख्याति प्राप्त विद्वान थे। यहाँ पे नालंदा यूनिवर्सिटी था। इस तरह से हम कह सकते हैं कि पाटलिपुत्र क्या था, प्राचीन इतिहास में शिक्षा का विशाल केंद्र, महान केंद्र था। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। भगवान बुद्ध ने पाटलिपुत्र नाम के बारे में क्या कहा था। भगवान बुद्ध या गौतम बुद्ध, क्या कहा था इन्होंने, ये नगर, ये ग्राम, उस समय ग्राम था, गौतम बुद्ध जब आए थे यहाँ पे पाटलिपुत्र में, तो बताए थे कि आगे भविष्य में ये महानगर बनेगा और यहाँ पे युद्ध, लड़ाई झगड़े यहाँ पे होंगे, लेकिन ये फिर भी विकास करेगा। जब ये भगवान गौतम बुद्ध यहाँ पे प्राचीन समय में पाटलिपुत्र ग्राम में आए थे, तो यहाँ आकर क्या बताए थे, इसके महत्व को बताया था कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण नगर होगा और आगे चलकर ये महानगर बनेगा। लेकिन आगे चलकर इसके यहाँ पे क्या होगा, नगर में कलह कलेश, लड़ाई झगड़े यहाँ पे होंगे। ठीक है,
पटना में कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता है? शरद काल में। कौमुदी महोत्सव गुप्त वंश के शासनकाल से ही चलता आ रहा है और बड़े ही धूमधाम से यहाँ पे मनाया जाता है शरद काल में। शरद काल में ये मनाया जाता है कौमुदी महोत्सव, बड़ी बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। ये लिखना है। ये देख लीजिए, ये आपका एक या दो ऐसे ही, ये लॉन्ग आंसर है। तो क्या है? पाटलिपुत्र वैभव पाठ का 5 वाक्यों में परिचय दे। कितने में लिखना है? 5 वाक्य में बताना है। क्या बताना है 5 वाक्य में? बताना है इसमें पाटलिपुत्र वैभव पाठ का जो है उसका वर्णन करना है आपको। 5 पंक्ति में, 5 लाइन में ये लिखना है, बताना है कि पाटलिपुत्र वैभव, या फिर पाटलिपुत्र वैभव पाठ के आधार पर पटना के वैभव का वर्णन 5 वाक्यों में बताना है कि पाटलिपुत्र वैभव, पटना जो है, पाटलिपुत्र जो है ये कैसे इंपॉर्टेंट है। तो लिखना है। आंसर में क्या लिखिएगा अच्छे से? फर्स्ट में पाटलिपुत्र क्या है? बिहार की राजधानी है। यहाँ पे सिखों का 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था पटना सिटी में। और यहाँ पे बहुत सारे परिभ्रमण स्थल है, जैसे संग्रहालय गया में, यहाँ पे नालंदा यूनिवर्सिटी था। नालंदा जो प्राचीन समय से ही विश्वविद्यालय था। तो बता सकते हैं बहुत सारी चीज़ में लिखने के लिए, 5 ही लाइन तो कम ही पूछा है, 10-15 लाइन हो जाएगा। तो बताइएगा कि पाटलिपुत्र पटना का, बिहार का, पाटलिपुत्र पटना बिहार क्या है? बिहार की राजधानी है वर्तमान में। और ये प्राचीन समय से ही बिहार के लिए बहुत महत्वपूर्ण रही है, ऐतिहासिक नगर रही है, महानगर रही है। और ऐतिहासिक परंपरा से आधुनिक राजधानी के लिए क्या है? आधुनिक में ये और इसका वैभव ये कब से विकसित होना शुरू हुआ? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल से ये विकसित होना शुरू हुआ, इसका विकास शुरू हुआ। और उस समय से ही ये समृद्ध थी, बहुत ही समृद्ध थी सभी नगरों में से। और यहाँ पे बहुत बड़े बड़े विद्वान कवि हुए, जैसे कि पाणिनि, पिंगल, व्याडी, बुरुरुचि और पतंजलि यहाँ पे विद्वान हुए, ख्याति प्राप्त। यहाँ पे संग्रहालय, गोलघर, जैविक उद्यान, तारामंडल, मौर्यकालिक अवशेष, ये सब परिभ्रमण के लिए महत्वपूर्ण है। तो देख सकते हैं, अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है? एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। और ये अगला प्रश्न, पाटलिपुत्र नगर के वैभव का वर्णन करना है। ये भी उसी से संबंधित है, पाटलिपुत्र के पटना के बारे में बताना है। पटना क्या है? प्राचीन समय से ही बहुत समृद्ध नगर रहा है, ख्याति प्राप्त नगर रहा है। विदेशी, यहाँ पे विदेशी यात्री भी लिख सकते हैं, पिछले पिछले वाला आंसर में भी लिख सकते हैं, क्वेश्चन में आंसर दे सकते हैं। इसमें भी यहाँ पे मेगास्थनीज, हेनसांग, इत्सिंग और कोई एक था जो यहाँ पे भ्रमण के लिए आया था। ये मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था। उस समय से ही ये नगर क्या थी? महत्वपूर्ण थी, महानगर थी, उत्कृष्ट थी सुरक्षा के सभी दृष्टिकोण से, शिक्षा, सुरक्षा और समृद्धि के दृष्टिकोण से पटना, पाटलिपुत्र समृद्ध था प्राचीन समय से ही। और अशोक के शासनकाल में यहाँ का रक्षा व्यवस्था समृद्ध रही। कवि राजशेखर काव्य मीमांसा में क्या लिखते हैं? यहाँ बड़े बड़े कवि विद्वान, जैसे कि ये पिछले में प्रश्न में भी था और इसमें भी, पाणिनि, पिंगल और बहुरुचि और पतंजलि यहाँ पे ख्याति प्राप्त विद्वान कवि हुए। आज पाटलिपुत्र पटना के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे परिभ्रमण के लिए क्या क्या है? नालंदा विश्वविद्यालय, गोलघर, संग्रहालय, जैविक उद्यान, जैविक उद्यान हो गया, चिड़ियाघर, यहाँ पे लगभग प्रतिदिन घूमने के लिए बहुत सारे लोग मनोरंजन के लिए जाते हैं। इस प्रकार पाटलिपुत्र प्राचीन समय से आज तक क्या है? वैभव धारण करती हुई है। ये आज भी क्या है? महत्वपूर्ण है, प्राचीन समय से लेकर आज तक भी ये इंपॉर्टेंट रहा है, ठीक है? आज का क्लास, पिछले वीडियो में आपका क्वेश्चन आंसर करवा चुके थे और इस चैप्टर का प्रश्न उत्तर भी आज खत्म हो गया। तो अगले वीडियो में चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे, क्योंकि सिलेबस पीछे चल रहा है और एग्जाम में ज़्यादा समय नहीं है। तो ठीक है, अगले वीडियो में मिलते हैं।